Hello friends, welcome back to Sociomed. आई एम पूजा, योर सोशोलॉजी एजुकेटर। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, फाउंडेशन टू सोशोलॉजी, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूजीसी नेट, सीयूईटी, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर, जो भी एग्ज़ाम्स जिनमें सोशोलॉजी आती है उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सोशोलॉजी क्या है। तो सोशोलॉजी हमारी साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी होता है। जब किसी घटना की व्याख्या हम एविडेंस के बेस पे कुछ रिसर्च मेथड अप्लाई करने के बाद में उस घटना की व्याख्या करते हैं तो उसे हम सोशोलॉजी बोलते हैं, ना कि कॉमन सेंस। कॉमन सेंस जैसे कि किसी घटना की व्याख्या अगर हम अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर कर रहे हैं तो वो सोशोलॉजी नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो समाज में बेरोजगारी है, यह एक अजम्पशन भी है और एक सच भी है। अगर हम कॉमन सेंस के आधार पर देखेंगे तो बोलेंगे कि आलस्य के कारण बेरोजगारी है, लेकिन अगर हम सोशोलॉजिकली उस चीज़ को देखें तो उसके अवसरों की कमी, कुछ सामाजिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, काफ़ी सारे उसके रीजन्स हो सकते हैं। तो इस डिबेट में हम बाद में जाएंगे, क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर है वो फोकस्ड है बैकग्राउंड ऑफ सोशोलॉजी, कि सोशोलॉजी की जो पृष्ठभूमि है वो किस तरह से तैयार हुई, सोशोलॉजी की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि पहले से ही हमारे जो समाज है उसमें काफ़ी सारे पहलुओं को अध्ययन करने के लिए काफ़ी सारे विषय थे, जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, एथिक्स है। फिर भी हमें सोशोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि किसी भी जो युग है या समय है उसकी जो सोशल कंडीशंस होती हैं और उस समय की जो विचारधारा होती है उसमें काफ़ी संबंध होते हैं। तो समाजशास्त्र का जो उदय वो यूरोपियन महाद्वीप में हुआ था, और जो यूरोपियन महाद्वीप था उस समय की जो सोशल कंडीशंस थी वो इतनी पहले से काफ़ी अलग थी, क्योंकि पहले एक ट्रेडिशनल सोसाइटी थी। लेकिन जो थ्री रीजन्स हुए थे, जैसे इनलाइटनमेंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इनकी वजह से जो यूरोपियन हिस्ट्री थी वो काफ़ी बदल गई थी। तो उस स्थिति को समझने के लिए एक नए विषय की आवश्यकता पड़ी, जो सोशोलॉजी के रूप में कंप्लीट हुई। तो हम देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से अपना योगदान दिया था। सबसे पहले बात करते हैं इनलाइटनमेंट की। तो हमें ये तीनों रीजंस भी याद रखने हैं और इनके साथ में इनकी जो टाइमलाइन दी हुई है वो भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में इनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनलाइटनमेंट की बात करें तो इसे हम एज ऑफ रीज़न भी बोलते हैं। इस समय पे जो लोग थे ना वो हर एक चीज़ को ऐसे ब्लाइंडली नहीं मानते थे कि जो धर्म ने कह दिया, जो राजा ने कह दिया वही सत्य है। नहीं, वो अपने खुद के लॉजिक भी लगा रहे थे और अपना खुद का जैसे रीजनिंग कैपेसिटी है उसके आधार पे चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो इसके लिए कोई एक सडन रेवोल्यूशन नहीं हुआ, मतलब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, लेकिन ये एक फॉर्मेशन होता है जो धीरे 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 चलता है। और उस जो यूरोपियन हिस्ट्री थी उसमें हम काफ़ी पहले जाएंगे तो देखते हैं डार्क एजेस थी। डार्क एजेस मतलब काफ़ी पहले का समय था। उस समय पे क्या था, धर्म का काफ़ी प्रभाव था, राजाओं का काफ़ी प्रभाव था। तो उस समय पे लोग अपना जो कैपेसिटी है, रीजनिंग कैपेसिटी, उसको यूज़ नहीं कर पाते थे, इतना लॉजिकली चीज़ों को सोच नहीं पाते थे। तो जो भी राजा ने कह दिया उसको मान लेते थे। चर्च जो था उस पर प्रोमिनेंट एक रोल प्ले करता था। उसके बाद में रेनेसा, रेनेसा एक पुनर्जागरण काल था, जो कि साहित्य के द्वारा, कला के द्वारा, विज्ञान के द्वारा ये अपने जो विचार हैं उनको एक्सप्रेस कर रहा था। पुनर्जागरण जो काल है उसके दो जो क्रांतियां हैं उसके लिए जिम्मेदार थी, जिसमें कि एक वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल जो रेवोल्यूशन थी और वैज्ञानिक क्रांति मतलब साइंटिफिक रेवोल्यूशन। इसके बाद में इनलाइटनमेंट आया। तो ये जो रेनेसा है इसके लिए एक बैकग्राउंड सेट करता है इनलाइटनमेंट के लिए। तब हमारा इनलाइटनमेंट आता है, तब हम किस तरह से चीज़ों को सोच पा रहे हैं। उसके बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन। उस समय फ्रांस में भी इस तरह की स्थिति थी कि लोग काफ़ी अंधविश्वासी थे, वो अपने राजा से परेशान भी हो चुके थे। तो वो फ्यूडल से लोग इंडस्ट्रियल की तरफ चले गए। इसीलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, ये तीन मांगे थी, इसी आधार पर फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था। और ये जो डेट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये टर्म है वो अर्नोल्ड टॉयनबी ने कॉइन किया था।
और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले यूरोप में आया, स्पेशली ब्रिटेन में, और किस इंडस्ट्री में? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने हाईलाइट भी कर दिए हैं आपके लिए, और आप इनको इजीली देख सकते हैं। और इसमें जो टर्म्स है ना, रेवोल्यूशन जैसे मैंने टर्म यूज़ की है, रेनेसा यूज़ की है, डार्क एजेस यूज़ की है, तो इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है ताकि आप इन टर्म्स को इजीली समझ सकें, और ये जो जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रही हूँ आप उसको भी आराम से समझ पाएँ। आज के लिए बस इतना ही। आगे की सीरीज मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी, इसके जो आगे के लेक्चर्स हैं, तब तक बने रहिए। थैंक यू।